तो साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए सारे सब्जेक्ट हैं, और सारा जो भी कंटेंट में वीडियो पड़ा हुआ है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो वो सब वीडियो को भी आप लोग देखा कीजिए। चूँकि आपके पास टाइम कम है और इन कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, इसलिए जो है आप लोग जो वीडियो है कंटेंट में पड़ा हुआ, जो सेट है, जो टेस्ट सीरीज है, वो सब दिया कीजिए। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं क्लास से, वो जल्द से जल्द जुड़ें, जिससे कि आपको इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्लास का रेट कोई ज़्यादा नहीं है, आप इजीली जुड़ सकते हैं। और जो मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में या उसके बाद में पता चलेगा कि कितने सस्ते में हमने क्या क्वालिटी आपको पढ़ाया। ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ही न्यूनतम कॉस्ट में आपको जोड़ा जा रहा है। अगर आप कॉस्ट अभी पे करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आने वाले समय में जो है और भी आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। टॉपिक है आपका गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य प्रशासन, मौर्य काल के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन कर लिया है। और आपने देखा होगा कि जो सब क्वेश्चन आपके 9 to 10th में या 11-12 में थे, वो सारे जो है वो हमारे टॉपिक में ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी वो थ्योरी का ही पार्ट था। अगर गौर किया जाए 9, 10, 11, 12 का, तो 95% तक क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट रूप से क्लास नोट्स के ही सारे थे। चाहे आप हिस्ट्री देखिए, चाहे पॉलिटी देखिए, चाहे ज्योग्राफी देखिए। ये जब एनिशिएंट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मिडेवल करेंगे, और मिडेवल के साथ साथ हमारा पॉलिटी सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जितना जल्द हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। और बाद बाकी जो लोग कोर्स ले रखे हैं, तो कंटेंट में भी ऑलरेडी वीडियो सारे पड़े हुए हैं, उसको भी देखिए, उससे भी आपका कंप्लीट होगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। टॉपिक है गुप्त काल। आपको पता है कि सीरियली किस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया है। मौर्योत्तर काल आया, मौर्योत्तर काल के बाद जो है शक, कुषाण शासक के बारे में हमने पढ़ा। अब जिस प्रकार से कुषाण एक प्रांत पे शासन करते हैं, तो उसी प्रकार से गुप्त भी जो है, खास करके अगर आप देखिएगा मध्य भारत में जो है यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। और गुप्त काल इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि इसके एक महत्वपूर्ण शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा गया। ठीक है, जिसका जो शासन काल है वो आपका कहिएगा कि हर एक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्राचीन इतिहास का जो कहा जाता है, जो भारतीय इतिहासकार है, इसको स्वर्णिम युग कहते हैं। भारतीय इतिहास का अगर पूछे, प्राचीन इतिहास का जो स्वर्णिम एरा, गोल्डन एरा कौन सा था, स्वर्णिम युग कौन सा था, तो वो गुप्त काल को ही कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बिल्कुल भर सकता है। ठीक है, आप डीएलएड किसी से भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है, आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको गोल्डन एरा इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ पर देखिएगा आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ होते हैं, खगोल शास्त्री होते हैं, ब्रह्मगुप्त जैसे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे विद्वान होते हैं, साथ साथ साहित्य के जो रचनाकार होते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन सब कारणों से यह युग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मूर्ति कला का जो विकास होता है, जो कला का जो विकास होता है, जो विज्ञान का विकास होता है, जो साहित्य का विकास होता है, इसमें यह गुप्त काल जो होता है वह बहुत ही कह सकते हैं कि उत्तम अवस्था में रहता है। इसीलिए इसको हम लोग स्वर्णिम युग कहते हैं मेन रूप से। ठीक है, राजनीतिक स्थिति भी बेहतर थी। यहाँ के जो शासक जो थे, खास करके चंद्रगुप्त, चाहे समुद्रगुप्त की बात करेंगे, जिसने पूरे भारत को जो है जीता है। लगभग 9 राज्य जो है उत्तरावर्त और 12 राज्य दक्षिणावर्त के जो भी छोटे छोटे राज्य है उसको, यानी तक श्रीलंका, नेपाल तक के शासकों के अपने अधीन कर दिया समुद्रगुप्त। इसीलिए तो विंसेंट स्मिथ ने इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त भी तो गुप्त वंश के ही शासक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आता है।
अगर पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो श्री गुप्त माने जाते हैं। और वो क्या थे तो कनिष्क, जब कुषाण वंश के वो लोग सामंती हुआ करते थे। कुषाण शासक के समय में ये लोग क्या थे, सामंत हुआ करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे इनके अंदर इनकी शक्ति बढ़ी तो ये खुद अपना राज चलाने लगे। तो श्री गुप्त का उतना नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि आगे चल के घटोत्कच एक था हुआ। ये भीम का बेटा वाला महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, ये गुप्त वंश का है, ठीक है। उसके बाद मेन रूप से आप देखिएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय से यह गुप्त वंश जो है, अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे, वास्तविक लगा दे तो आप चंद्रगुप्त प्रथम मारिएगा, सीधे पूछ दे तो श्रीगुप्त मारना है आपको, श्रीगुप्त। तो वास्तविक और सीधे में अंतर होता है, तो कई जगह यह इतिहास में फंसा लेता है, ठीक है, यह क्वेश्चन, तो इसीलिए याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से स्रोत से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारियां मिलती है। उसी प्रकार से फिर हम लोग राजनीतिक संगठन के बारे में देखेंगे कि उसकी प्रशासनिक विशेषताएं, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विशेषताएं आपने पढ़ा लगभग सेम टू सेम, क्योंकि कोई भी शासक आता है जो पहले से व्यवस्था चली आ रही तो उसी में वो क्या करता है, इन्हांस करता है, ऐसा नहीं कि वो साफ व्यवस्था खत्म कर देता। तो लगभग मौर्यकालीन व्यवस्था के ही समानार्थी था। समाज भी यहाँ पे जो था अच्छा कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा जो है धार्मिक भेदभाव की स्थिति नहीं है। अर्थव्यवस्था लास्ट में जाकर के थोड़ा सा कमजोर हुआ था, लेकिन शुरुआती चरण में इसकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, इसीलिए समुद्रगुप्त जो है यहाँ पे आपका महान शासक रूप में जाना जाता है, ठीक है, और भारत का नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इन तथ्यों को हम लोग जो है मौर्य काल में पढ़ेंगे, गुप्त काल में पढ़ेंगे इन सब तथ्यों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्रोत है, क्या क्या स्रोत है जिससे हमें जानकारियां मिलती है, और निश्चित रूप से ये सब सोर्स के बारे में पूछ ही देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कुछ गैर धार्मिक स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे साहित्यिक सोर्स जो लिखे गए हैं, जो मिले हैं, उसमें गैर धार्मिक सोर्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास की, जिसके माध्यम से गुप्त काल के बारे में पता चलता है। चूंकि कालिदास भी नवरत्न के रूप में जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे, और आप लोग कालिदास की कहानियां तो अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कालिदास एक महान कवि तथा नाटककार थे, इनकी रचनाएं मौलिकता तथा सृजनात्मक है, ठीक है। तो इनका जो भी नाटक है, ये खास करके नाटक लिखा करते थे, उसमें आप देखिएगा कि प्रेम का बहुत ज़्यादा जो है प्रेम रस यहाँ पे दिखाई देता है। इनके जो नाटक है उसमें, इनमें उपमा रस छंद अलंकार काफ़ी सुंदर प्रयोग किया गया है। इसीलिए तो नहीं, कालिदास जो है भारत के कह सकते हैं कि महान कवियों में जाने जाते हैं, नाटककार भी हैं, नाटक लिखते हैं, ये कई रचनाएं हैं इनकी, और भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है कालिदास को, क्योंकि इन्होंने जितने भी नाटक की रचना की है उसमें बहुत ज़्यादा उपमा रस छंद अलंकार का सुंदरतम प्रयोग किया है। अपने नाटकों में कालिदासों ने मानवीय संवेदनाओं तथा भावनाओं का बेहतर प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कालिदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें आपको दिखेगा कविता दिखेगा, ड्रामा दिखेगा, नाटक वही। तो देखिए कौन कौन सी रचना है कालिदास की जिसमें अम लगा रहे, आप समझ जाइएगा वो सारे कालिदास की रचना है। विक्रमोवंशियम एक नाटक है जिसमें पुरुखा एवं उर्वशी की प्रेम के संबंधों का कहानी है। तो विक्रमोवंशियम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है, इससे भी गुप्त काल के बारे में पता चलता है। मालविकाग्निमित्रम, अम जिसमें लगा रहे समझ जाइएगा कालिदास की रचना है। मालविकाग्निमित्रम यह भी नाटक है। यह पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र जो है, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो है अग्निमित्र, और एक विदिशा की राजकुमारी रहती है मालविका, उसके प्रेम प्रसंगों पे आधारित कहानी है। तो मैक्सिमम इनकी कहानी प्रेम प्रसंगों पे ही आधारित है कालिदास की जो रचनाएं हैं। मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। जो अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा रहता है उसके, और एक विदिशा की जो राजकुमारी है मालविका, उसके जो प्रेम संबंध है उसके बारे में यहाँ पे नाटक लिखा गया है। उसके बाद है आपका, कई बार पूछ देता है, डीपली पूछ देता है क्या नाटक है, तो सुनने में जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, दुष्यंत, ठीक है, याद रखिएगा दुष्यंत,
दुष्यंत और जो है शकुंतला के बारे में यहाँ पे कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह भी एक नाटक साहित्य है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन है। रघुवंशम यह महाकाव्य है और इसमें भगवान राम से संबंधित घटनाओं का विवरण किया गया है। रघुवंशम में कुमार संभवम भी एक महाकाव्य है जिसमें शिव और पार्वती मुख्य रूप से विषय हैं। उन्हीं पे आधारित जो है यहाँ पर कार्तिकेय जो उनका पुत्र होता है उनके जन्म का वर्णन है कुमार संभवम में। उसके बाद है आपका मेघदूतम, इसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रेम संबंधों की कहानी है मेघदूतम में। उसके बाद है ऋतु संहारम में, ऋतु संहार में है आपका यह महाकाव्य, ये भी काव्य है और इसमें मनोरम ऋतु और ऋतुओं से संबंधित मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का जिक्र किया गया। तो मनोरम जो भी ऋतु है, बसंत ऋतु है, ये सब ऋतुओं की चर्चा की गई है और साथ साथ जो मानवीय भावनाएं होती है उस ऋतु में उसकी जिक्र किया गया है। तो ये कालिदास की जितनी भी रचना है ये महत्वपूर्ण है, जो कि गुप्त काल के समय ही रचित है और गुप्त काल की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य को पहचानने में ये मदद करती है। तो याद रखिएगा कि जिसमें आम लगा है सारे कालिदास की रचनाएं हैं और इसमें क्या क्या कहानियां हैं वो आपको नोट्स में मैं आपको दे ही दिया हूं, एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा। मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब रघुवंशम, ये सब सारे किताब कालिदास की रचनाएं हैं। कई बार यह क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, या पूछेगा इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो जो है वो जानकारी होगा तभी तो आप बता पाइएगा इसमें। तो कई डायरेक्ट ना पूछ करके क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से भी पूछे जाते हैं, इसीलिए बीपीएससी का एग्जाम जो होता है थोड़ा उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, नॉलेज के साथ साथ कॉन्सेप्ट होना चाहिए और क्वेश्चन ऑप्शन के आधार पे भी आपको बनाने आना चाहिए। केवल आप सोचिएगा कि डायरेक्ट रटे और वही सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछता। आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, उसके हिसाब से फिर आपको वहां पे ऑप्शन मारना होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए शूद्रक एक उसी समय के एक जो है ये भी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। इनकी रचना मृक्षकटिकम है। मृक्षकटिकम ये कई बार पूछ चुका है। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का गारी। यह भी एक प्रकार का एक नाटक ही है और इसमें जो है चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण है, व्यापारी, ब्राह्मण व्यापारी, और वसंत सेन जो एक गणिका है, वेश्या है, उसके बीच में प्रेम संबंधों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो याद रखिएगा मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। और किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। मिट्टी की गाड़ी वाला कई बार पूछ चुका है मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है। मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। और किसकी रचना है? तो याद रखिएगा शूद्रक की रचना है। यह राजनीतिक नाटक है और इसमें चारुदत्त और जो ब्राह्मण व्यापारी हैं, साथ साथ वसंत सेना जो गणिका है, उसके प्रेम संबंधों का वर्णन है। इसके विषय में आम लोग हैं, इसके विषय आम लोग हैं, मतलब जो जन सामान्य है उस पर आधारित है। और इसमें पात्रों को प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। जो जन सामान्य है वो लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, जबकि मुख्य पात्र है उसको वहां पर संस्कृत में बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि यह एक ऐसा नाटक है जिसमें जैसे अभी भी हम लोग फिल्म देखते हैं या जो भी, तो जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिंदी में बात करेंगे, वही जो लोकल लोग हैं वो अपना लोकल लैंग्वेज में अपना जो भी भाषा उसमें बातचीत करते हैं। तो पहला नाटक है जिसमें यह दिखता है कि एकदम पूरा जो उठाया गया है कहानी वो समाज के बीच का है और जो लोकल लोग को जो वहाँ पे वार्तालाप है उसको लोकल लैंग्वेज में दिखाया गया, प्राकृत भाषा में दिखाया गया। जबकि जो स्टैंडर्ड हैं, एक्टर हैं, जो वहाँ पे मेन कह सकते हैं कि नायक हैं, उनको संस्कृत में बोलते हुए दर्शाया गया है। तो कहने का अर्थ है कि ये मृक्षकटिकम वाला कहानी याद रखिएगा, किसके किसके बीच में है उतना याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा मिट्टी की गाड़ी इसका अर्थ होता है। चलिए अब आते हैं विशाख दत्त की रचनाएं। जो है विशाख दत्त की रचनाएं, विशाख दत्त की रचनाएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना जो है देवी चंद्रगुप्तम है। इसका विशाख दत्त का कई बार पूछेगा देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है। हम ऐसे यहाँ भी है लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा आप लोग। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचनाएं हैं। इसमें रामगुप्त
तथा शक शासक जो रुद्र सिंह तृतीय है उसकी चर्चा है कि रामगुप्त अपनी पत्नी को ही जो है गिरवी रख देता है शक शासक के सामने में, और फिर आगे चल करके इसका जो छोटा भाई रहता है चंद्रगुप्त, जिसको द्वितीय आप लोग बोलते हैं, या विक्रमादित्य, वो अपनी भाभी को भी बचाता है, ठीक है, शकों से, और फिर आगे चल करके जब रामगुप्त की मृत्यु होती है तो उससे विवाह भी करता है उस विधवा महिला से, ठीक है। तो इसमें ये कहानियां हैं। और मुद्रा राक्षस में याद रखिएगा विशाख दत्त की ही रचना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की ही रचना है। और इसमें जो है किसकी कहानी है? तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी है किसमें? तो मुद्रा राक्षस में। याद रखिएगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की कृति है। मुद्रा राक्षस अलग है, मुद्रा राक्षस जो है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानियां हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है। और ये देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त और शक शासक के बीच की कहानियां आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जब इसके शासकों के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो उसके बाद आते हैं वात्स्यायन का कामसूत्र है। कामसूत्र आपने सुना होगा नाम, वात्स्यायन के द्वारा जो लिखा गया है कामसूत्र, यह भी गुप्त काल की ही रचना है, ठीक है। और इसमें गृहस्थ जीवन के 64 कलाओं, खास करके संगीत, नृत्य, चित्रकला, प्रेम आदि का वर्णन वात्स्यायन का कामसूत्रा में किया गया। तो कामसूत्रा याद रखिएगा, कामसूत्रा जो है वो वात्स्यायन की रचना है। कई बार ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो जो तथ्य पूछा जाता है मैं आपको पहले से ही अवगत करा के रखता हूं जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम। कई बार पूछ देता है कि आर्यभट्ट के द्वारा जो लिखा गया आर्यभट्टियम है वो किससे संबंधित पुस्तक है? तो वो गणित का पुस्तक है। वो क्या चीज से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। कंफ्यूज नहीं होना है, आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी ऐसा माना जाता है। जो जीरो दुनिया को दिया, जीरो की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने ही किया था और बिहार के ही थे वो, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। वराह मिहिर की रचनाएं। वराह मिहिर एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे और खगोल शास्त्र का भी इनको जानकारी था, ठीक है। तो वराह मिहिर की रचनाएं ज्योतिष, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु जातक, बृहद जातक, ये सब रचनाएं वराह मिहिर का है, ठीक है। वराह मिहिर की जो महत्वपूर्ण रचना है जिसमें वृहद संहिता जो है वो ज्योतिषों का विश्वकोश माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। वृहद संहिता, भारतीय ज्योतिष विज्ञान की शुरुआत जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। वराह मिहिर जिनकी रचनाएं हैं, एक प्रकार के ये ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष का विश्वकोश भी माना जाता है। ऐसे भारतीयों ने ज्योतिष का ज्ञान जो है यूनानियों से सीखा था। भारतीयों ने ज्योतिष का ज्ञान कहाँ से सीखा था? ज्योतिष विद्या का जो सबसे पहले जानकारी भारतीयों को लगी थी वो लगा था आपका यूनान से, लेकिन इसमें ये महारत हासिल किए। और बृहद संहिता जो है ज्योतिषियों का जो डिक्शनरी कह सकते हैं या जो है आपका विश्वकोश माना जाता है, ठीक है, ज्योतिष का। कौन? तो बृहद संहिता। किसके द्वारा? तो वराह मिहिर की रचना है। किसकी रचना है? वराह मिहिर की। अब धार्मिक ग्रंथ के रूप में आप देख सकते हैं स्मृति ग्रंथ कहलाता है, नारद और पराशर। रामायण महाभारत पुराण, जो रामायण महाभारत पुराण है इसका संकलन जो है, इसका जो लिखा गया है, चाहे आपका वेद है, तो देखिए वेद जो पहले था ना, जो आपका जो हम लोग वैदिक सभ्यता का जो वेद पढ़ते हैं वो उस समय वेद जो है वैदिक सभ्यता में बोले जाते थे, सुनाए जाते थे। लेकिन जो संकलन का काम है, जो लिखने का काम है, लिपिबद्ध करने का काम है, वो सारे वेदों का गुप्त काल में ही हुआ है, ठीक है। उससे पहले कॉपी कलम या उस तरह का जो भी आविष्कार नहीं हुए थे, तो ऋषि मुनि उस मंत्रों का उच्चारण कर करके अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो श्रुति आधारित वो ज्ञान देते थे, सुन सुन करके। गुरुजी अपने गुरु से सुनते थे, फिर अपने वो शिष्य को सुनाते थे। शिष्य फिर कभी गुरु बन गया तो वो अपने शिष्य को सुनाता था। इस प्रकार से वो स्रोत मतलब सुन सुन करके ही लोग एक दूसरे को कहते थे।
लेकिन आगे चल करके लिखने का काम जो है वो गुप्त काल में ही हुआ है। फाइनल टच जो है अंतिम रूप से जो दिया गया है वो गुप्त काल में ही दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखने वाला लेखक को चारण भाद्र मागध सूत नाम से पुकारा जाता था गुप्त काल में। बौद्ध साहित्य आर्यदेव, असंग, वसुबंध, दीगरांग आदि आचार्यों की रचनाएं हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित है। जैन साहित्य में विमल, सिद्धसेन, दिवाकर आदि जैनों की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित है। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग देखेंगे गुप्त काल की राजनीति व शासन व शासक कौन कौन से हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि महत्वपूर्ण शासक हुए गुप्त काल में, और कहां से गुप्त वंश का स्टार्ट होता है, कहां से शुरुआत होती है और किस प्रकार से गुप्त वंश समाप्त होता है। ये पूरी कहानी अब इसमें आप देखिएगा। चलिए अब आते हैं, गुप्तों में कई महत्वपूर्ण शासक हुए, इसमें कुछ महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अगर कहिएगा शुरुआती चरण का यहाँ पे शासक है, गुप्त वंश का संस्थापक है, तो वो श्रीगुप्त को कहा जाएगा। श्रीगुप्त ही संस्थापक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो यहाँ पे आप चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक शासक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वास्तविक शासक किसको कहिएगा? चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन सीधे संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जो था वो कुषाणों के काल में, कुषाण वंश के समय में यह सामंत हुआ करता था, लेकिन आगे चल करके थोड़ा थोड़ा जो है अपनी शक्ति वृद्धि किया, और चंद्रगुप्त प्रथम आते आते यह भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर उठता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी सन में। आगे चल करके तो आपको कहानी पता ही है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही, ठीक है, गुप्त संवत का शुरुआत किया था 319 ईस्वी के आसपास। याद रखिएगा, कई बार पूछेगा गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 319 ईस्वी सन में हुआ था गुप्त संवत। जैसे शक संवत का 78 ईस्वी सन याद करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त संवत भी आपको पूछ सकता है का शुरुआत कब हुआ था, तो 319 ईस्वी। ये सब सारे ईस्वी सन में है, ईस्वी सन में है, पॉजिटिव में है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त ये सब सीरियली लिखे गए हैं कि यानी श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच बनता है, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, एक कमजोर दुर्बल शासक का चर्चा है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि सबसे महान शासक बनता है गुप्त काल में, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, वो बनता है। उसके बाद कुमारगुप्त बनता है, जिसके समय में नालंदा, जो आप देख रहे हैं नालंदा में जो विश्वविद्यालय है जिसका खंडहर है, वो कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। आगे चल करके स्कंदगुप्त की चर्चा मिलती है। तो ये सीरियली जो शासक हैं, और सबसे अंतिम शासक जो है वह आपका सबसे अंतिम जो शासक है वो विष्णुगुप्त रहता है। सबसे अंतिम शासक कौन रहता है? विष्णुगुप्त रहता है। आप देखेंगे क्वेश्चन चाहे एस्टेट हो, चाहे बीपीएससी हो, किसी भी कंपनी, मैं तो कहता हूं यहां तक यूपीएससी में भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन आप दौड़ा दौड़ा के बनाइए, बाद बाकी बने ना बने, लेकिन जो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो आप दौड़ा दौड़ा के बनाइए। इससे ज्यादा डीपली वहां भी पढ़ना नहीं है, ठीक है, जितना मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो बशर्ते आप लोग ध्यान से दिमाग स्थिर करके जितना कहता हूं उतना कीजिए। आप देखिएगा आपके एग्जाम में कितना अच्छे से आप बनाइएगा, ठीक है। हल्ला करने से और केवल ऑब्जेक्टिव रखने से कभी आपका बीपीएससी नहीं निकलेगा। शांति से पढ़िए, कूल माइंड से पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए, जो होता है वही होगा। एकदम शांत मन से दिमाग में उसको कॉन्सेप्ट को उसको जो है डालिए, ठीक है, हलचल में नहीं होगा। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग जानेंगे। चंद्रगुप्त के पूर्व के गुप्त मात्र सामंत की हैसियत के हित लिखा हुआ है कि इससे पहले जो चंद्रगुप्त प्रथम से पहले, वही चीज हमने भी बोला कि आपके जो श्रीगुप्त थे वो सामंत थे कुषाणों के, लेकिन यह गुप्तों का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। किसके बारे में बोला? चंद्रगुप्त के बारे। अगर पूछेगा महाराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो महाराज की उपाधि जो है वो घटोत्कच ने धारण किया था, लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम आता है तो उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था।
जो उससे पहले के शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पहले के शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। महाराज का मतलब कुषाण समय में सामंत हुआ करता था, लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम बनता है तो वह अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि देता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो जो लाइन इसमें लिखा हुआ है ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन वहां से क्रिएट कर ही लिया है। चलिए, उसके बाद है 319 ईस्वी को इसने गुप्त, देखिए वही चीज हमने अभी बताया आपको, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत जो है किसके समय में हुई? चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हुई। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि गुप्त संवत का जो है जारी करने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। आप देखिए कई लोग चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए वो मौर्य वंश था, नाम अगर सेम है तो इसका मतलब सेम व्यक्ति नहीं है, याद रखिएगा, वो अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। ये गुप्त काल चल रहा है, गुप्त वंश चल रहा है, नाम आपको संयोग से मिल जा रहा है चंद्रगुप्त, बाकी जो है वो अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त अलग है, ये गुप्त वंश का है। ये अभी हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन को दिमाग से हटा लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो सारा फिर गड़बड़ होगा, ऊपर नीचे होगा। हिस्ट्री है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपको कहानी ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत जारी किया। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया, यानी गुप्तों में प्रथम शासक है जिसने कि सोने का सिक्का चलाया, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। और इससे पहले अगर पूछेगा सर्वप्रथम किसने चलाया, तो याद रखिएगा कुषाणों ने चलाया था, कुषाण शासकों ने, और उसमें भी नाम हमने बताया था किसने चलाया था? विम कडफिसस। चलिए, इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी जो कि आप बज्जी वैशाली, वहां उसी के लोगों को लिच्छवी कहा जाता था। तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और गुप्त राज को मजबूत बनाया। इसके सोने के सिक्के पर इसे रानी को अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया। कई बार पूछेगा किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पे अपनी रानी को अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया है? याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, एस्टेट का रिजल्ट जो है बहुत जल्द आ जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक आपका आ जाएगा, और अगले मंथ के अक्टूबर मिड में आपका जो है बीपीएससी का भी रिजल्ट आ जाएगा, और जो कि रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपका नोटिफिकेशन फॉर्म का भी आ जाएगा। नवंबर लास्ट वीक में आपका जो ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो भी आप परीक्षा में देख ही लीजिएगा, परीक्षा हो ही जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, देखते देखते एक महीना कैसे बीत जाएगा कहना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए अभी आपका एकदम उचित समय है। अभी तो आपने जो है लोहा गर्म कर ही रखा है, हथौड़ी चला ही रहे, बस चलाते रहिए, रुकना नहीं है। आपका जो है काम बन जाएगा, बस चलाते रहना है, रुकना नहीं है, एक भी दिन रुकिएगा नहीं, ठीक है। यही अंतिम, इतना दिन आपने मेहनत किया है, अंतिम समय है आपकी अग्नि परीक्षा का, इसी में आपको जो है जितना मेहनत करना है कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर अभी 7-8 साल बहाली आपका नहीं होगा, जान लीजिए, तो फिर होगा इकट्ठे आप पहुंच जाइएगा 2030 में, याद रखिए, ठीक है। तब तक दुनिया बदल चुका होगा। इसीलिए इस बार चूंकि इस बार बहुत लोग जो है पैसा देखते हैं कि 400, 500, 1000 रुपया कोर्स खरीदने से बच रहे हैं। नहीं, गलती करता है कोई टीचर और सबको जो है एक ही इसमें आप तुलना करते हैं कि वहां पढ़े नहीं लड़ा। अरे नहीं लड़ा, जिसका नहीं लड़ा, लेकिन जहां लड़ा वहां तो दिमाग लगा सकते हैं। सारा क्वेश्चन तो मैंने दिखाया सबूत के साथ, सारा क्वेश्चन बता रहा हूं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उतना भी खर्च करना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा भी जो है मेहनत हम भी करेंगे, आपके पीछे एनर्जी लगाएंगे, कोर्स लीजिएगा तभी तो आपको सारा कुछ मिलेगा। बहुत सारा चीज तो हम यूट्यूब पे आपको फ्री में देते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको कौन सा लाभ, एक दिन का भी तो फीस नहीं मांग रहे, आधे दिन का फीस मांग रहे हैं, पूरे जिंदगी भर नौकरी करना है आपको, लेकिन आप उसको भी देने से डरते हैं, बचते हैं। तो आप खुद कीजिए अगर उतना कर सकते हैं, लेकिन गलती करके सीखने में आपको क्या होता है, एज खत्म हो जाता है, जान लीजिए। दूसरों की गलती से अगर आप सीख लेते हैं तो आप सस्ते में निपट जाइएगा, नहीं तो महंगा 4 गुना 5 गुना खर्चा, समय, सब कुछ होगा भी कुछ नहीं। इसलिए समय रहते आप लोग अगर
नहीं कर रहे हैं तो बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरा वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा, लेकिन पश्चाताप ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, 319 ईस्वी का इसने गुप्त संवत जारी किया। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर गुप्त राज को मजबूत बनाया। इसके सोने के सिक्के पर इसे रानी को अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया है। पूछेगा किसे जो है सोने के सिक्के पे अंगूठी पहनाते हुए दिखाया गया है, किस राजा को, किस गुप्त शासक को? तो चंद्रगुप्त प्रथम को, याद रखिएगा। अब देखिए, समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता? भारत का नेपोलियन के रूप में तो प्रसिद्ध शासक है। क्यों? जिस प्रकार से नेपोलियन ने पूरे फ्रांस को एकीकृत कर दिया था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने भी पूरे भारत को उत्तरा पथ जो होता है आर्यावर्त, जिसको हम कहते हैं गंगा का उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग है, दोनों को यह विजित कर लिया था। इसीलिए इसको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। सर हम तो चाहते हैं कि बीपीएससी में मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, पढ़िएगा तो नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, होना है। नहीं कैसे होगा? इतने जो लोग होंगे, अभी 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो बहाली आएगी, उसमें आप ही जैसे विद्यार्थी होंगे ना। ठीक है, जरूर होगा। सही डायरेक्शन में आप पढ़िएगा, सही दिशा निर्देश निश्चित रूप से होगा, अच्छे से होगा, क्यों नहीं होगा। उसने दूरदर्शिता अपनाते हुए परिस्थितियों के अनुसार राज्य के लिए नीति का निर्माण किया। उसने विभिन्न क्षेत्रों को जीता और वहां पे अलग अलग जो है अभियान चलाए, अलग अलग नीतियां अपनाई। किसी शासक को हरा करके उसके राज्य को दे देता था, फिर वहां पे किसी को जो है अपने अधीन कर लेता था। तो कई तरह की नीतियों के माध्यम से समुद्रगुप्त ने जो है पूरे भारत पे शासन किया। वहीं सिंहल यानी श्रीलंका के शासकों के साथ भी उसका अच्छा संबंध रहता है, नेपाल के शासकों के साथ भी उसको भी हराता है, लेकिन उसके राज को स्वतंत्र कर देता है। असम जो अहोम है उसको भी हरा देता है, जो एकदम पूर्वी छोर है भारत का। तो कहने का अर्थ है कि समुद्रगुप्त ने लगभग भारत को जीत लिया था। ठीक है, अब कई बार पूछेगा कि उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा जो लिखा गया है उसके विजय नीतियों प्रयाग प्रशस्त अभिलेख, कई बार पूछेगा जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है किसके द्वारा लिखा गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी आया है ये। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, वह जो अभिलेख है वह समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, इसी का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि रहता है हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति, कई बार पूछा है क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। किस शासक के बारे में? तो समुद्रगुप्त के बारे में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सारा पॉइंट को देखते रहिए, अच्छे से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, उसने जो उत्तर भारत है, आर्यावर्त का जो भारत है, उसमें उसने 9 राज्यों को जीता, जो कि हमने शुरुआत में ही बोल दिया कि यह एक साम्राज्यवादी तो था ही, साथ साथ कला प्रेमी भी था, संगीत का भी जानकार था समुद्रगुप्त। तो इसको हम लोग एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक के रूप में ही नहीं देखते हैं, बल्कि एक कुशल कला संस्कृति का जो है जानकार कह सकते हैं। यह खुद भी बीना का जो है वादन करता था, और इसको सोने के सिक्के पे 6 प्रकार के सिक्के इसने जारी किए थे, उसमें एक सिक्का में इसको बीना बजाते हुए भी दर्शाया गया है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किस शासक को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा वह शासक है आपका समुद्रगुप्त, जिसको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। कौन से शासक को? तो समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, उत्तर भारत यानी आर्यावर्त का भारत, उसके 9 राज्य को इसने जीता था। कितने राज्य को? 9 राज्य को। इसको क्या किया? इन्हें जीतकर पूर्ण रूप से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर वाला जो जितना पार्ट था उसको जीता और उसको गुप्त साम्राज्य में अच्छे से मिला लिया।
और इसका क्या कहा गया, इस नीति को राजप्रसभोधरण की नीति। यह नीति कौन सी थी कि राज्य को मिला लेना खुद के राज्य में, राजप्रसभोधरण की नीति। तो कई बार पूछेगा कि जो आर्यावर्त के राज्यों को किस नीति के तहत उसने शामिल किया था, तो राजप्रसभोधरण की नीति के माध्यम से जो है आर्यावर्त को उसने शामिल कर लिया था। किसने, तो समुद्रगुप्त ने, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद दक्षिणापथ जो है आपका दक्षिण भारत, उसके 12 राज्यों को भी समुद्रगुप्त ने जीत लिया था और इसको हराकर उसको अधीनता में ला करके उसको पुनः मुक्त कर दिया। यानी उसको पहले हराया और फिर मुक्त भी कर दिया, चूंकि उसको लग रहा था उतना दूर शासन करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन एक नीति लाया, क्या लाया, उसको कहा गया इनको हराकर अधीनता में लाकर पुनः मुक्त कर दिया गया। इसे गरहन मोक्षानुग्रह कहा गया, यानी ग्रहण किया फिर मोक्ष दे दिया, ठीक है। उसको जीता, अपने में मिलाया, फिर उसको मुक्त कर दिया, ठीक है। तो गरहन मोक्षानुग्रह की नीति इसको कहा गया। उसके बाद जो उसका समीपवर्ती राज था, जैसे असम जो अहोम है, नेपाल है, समतट ड्वाक, यानी ये सब जो क्षेत्र था, इसको कर देने, आज्ञा का पालन करने, सेवा करने की नीति अपनाई गई और इसे सर्व कर दान करण की नीति कहा गया या परिणामागमन, यानी जब जब उसको टैक्स की जरूरत होती तो उसको बुला करके वो वसूली करता था। कौन, समुद्रगुप्त। जो भी असम का जो है क्षेत्र, नेपाल है, इन सब लोग आते थे, चूंकि ये भी हार गए थे इससे, तो इनको समय समय पे टैक्स देने के लिए आना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद जो आठविक राज्य थे, खास करके आठविक जो कि जंगल वाला जो क्षेत्र था, जबलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो दुर्गम एरिया वाला जो राज था, उसको भी जीता, जो कि कह सकते हैं इसको जीतकर इन्होंने दास बना लिया और इसे परिचारिका कीर्त की नीति कहा गया। परिचारिका कीर्त की नीति, जो आठविक राज थे यानी जो जंगली राज थे, उसको भी जीत करके इसने वहां पर जब जब उसको जरूरत पड़ता था दास बना लिया। जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम तुमको बुलाएंगे, एकदम हाजिर हो जाएगा, क्योंकि हम तुमको जीत चुके हैं, चाहेंगे तो तुम हमारा गुलाम बन सकते हो। लेकिन समुद्रगुप्त थोड़ा सा यहाँ पे विभिन्न नीतियों के माध्यम से जो है स्वतंत्र कर देता है। जो विदेशी राज्य हैं, जैसे खास करके शक, कुषाण, मरुंड, सिंहल, जो ये सब है, इन राज्यों को गरुड़ मुद्रा का आकलन दरबार में उपस्थित होकर के उनको करना था। साथ साथ जो है विवाह संबंध की भी नीति अपनाता है यहाँ पे, और उपहार एवं कन्या देने की नीति अपनाई गई। यानी जो विदेशी राज थे उसको हराकर कहा कि जब जब हमको यहाँ पे विवाह संबंध या किसी से करना होगा तो तुम लोग कन्या लेकर के, वहाँ की लड़की लेकर के आओगे जब जब बुलाएंगे तब, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने पूरे क्षेत्र को जीत करके अपना एक छत्र राज्य कायम कर लिया था। जो क्षेत्र को जीता उसको बहुत सारे को मुक्त भी कर दिया था, लेकिन समय समय पर जब भी जरूरत पड़ेगा तो वो बुलाता था, तो उन राजाओं को, उन शासकों को उपस्थित होना पड़ता था दरबार में। चलिए, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए। इसके सिक्कों पर इसे बीना बजाते हुए दर्शाया गया। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस शासक को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा वह शासक है समुद्रगुप्त, जिसको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद एक कमजोर शासक हो जाता है रामगुप्त। रामगुप्त के समय में जो है यहाँ पर शकों का आक्रमण होता है और शक शासक जो है यहाँ पर जो है रामगुप्त, चूंकि मजबूत शासक नहीं है, कमजोर शासक है, दुर्बल शासक है, तो उसको हरा देता है और यह अपनी पत्नी को, ठीक है, ध्रुव देवी जिसका नाम रहता है, उसको जो है गिरवी लगा देता है। कौन, रामगुप्त। यह बात इसके छोटे भाई को पता चलता है। वह भाई जो है वीर है और उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य कहा जाता है। उसने ध्रुव देवी का रूप बना करके चला गया, साथ में डोली पे बैठ करके। ध्रुव देवी नहीं गई, कौन गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो है ध्रुव देवी बन करके चला जाता है और फिर वहां पर तो काम तमाम कर देता है। किसका, तो जो वहां पे शक शासक रहता है उसको, ठीक है। और फिर आगे चल करके रामगुप्त की मृत्यु होती है। जब ध्रुव देवी विधवा हो जाती है तो फिर से यह जो है विवाह करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, किससे, ध्रुव देवी से, अपनी भाभी से, विक्रमादित्य, ठीक है।
इसी को कहते हैं। देवी चंद्रगुप्तम वाली कहानी, इसके केवल तांबे के सिक्के मिले हैं, यानी यह अयोग्य शासक था। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण शासक आता है गुप्त काल में, वह कहानी है चंद्रगुप्त द्वितीय का, 375 से 415 ईस्वी सन के बीच की कहानी है। यह भी समुद्रगुप्त की भांति ही महान शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी समुद्रगुप्त की ही भांति क्या था, महान शासक रहा गुप्त काल में। इसने शक शासक रुद्रदामन तृतीय, यही है रुद्रदामन तृतीय को पराजित कर शकों का संपूर्ण उन्मूलन ही कर दिया, और इसके विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाने वाला गुप्तों में चांदी का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक जो था वह विक्रमादित्य ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ठीक, विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूर्य के तरह पराक्रमी, ठीक है, विक्रमादित्य। उसके बाद है इस उज्जैनी को अपनी इसने उज्जैनी को, जो कि मध्य प्रदेश में है, उज्जैन अभी जिसको बोलते हैं उज्जैन, मध्य प्रदेश एमपी में जो है, ठीक है, उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। कई बार पूछ देगा इनमें से कौन से नवरत्न नहीं हैं, या पूछ सकता है कि कौन से नवरत्न हैं। तो इसमें कालिदास सबसे पहला नंबर, दूसरा नंबर धन्वंतरी जो कि एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं, ब्राह्मीर जो कि आपको पता है ज्योतिषाचार्य हैं, अमर सिंह अमरकोश कृषि पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है, कृषि आधारित जानकार थे। उसी प्रकार से और भी जो थे यहाँ पर कह सकते हैं कि आर्यभट्ट भी है, गुप्त काल में ही है, ठीक है। तो ये सब वहां पर महत्वपूर्ण जो है कवि या साहित्यकार कह सकते हैं थे, ठीक है। महान चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया था। ये क्वेश्चन तो कितने बार पूछा है, कितने कंपटीशन में कहना मुश्किल है, ठीक है। अगर पूछेगा कि महान चीनी यात्री जो फाहियान है, फाहियान कब भारत आया था, ठीक है, तो 399 ईस्वी सन में, याद रखिएगा कब भारत आया था, 399 ईस्वी सन में। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा फाहियान, कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, फाहियान किसके दरबार में आया था, तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने भारत को इंतु नाम से पुकारा है, और यह आया था 399 ईस्वी सन में, याद रखना है आपको। और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया है। उसके बाद जो है कुमारगुप्त, नहीं इसने नालंदा भी, ये फाहियान नहीं किया था, वेनसांग ने किया था, सॉरी, फाहियान ने इसके समय में भारत की केवल यात्रा की थी। जो वेनसांग आएगा ना हर्षवर्धन, उसने अध्ययन किया था, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया। चलिए कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहां से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुआ, तो कुमारगुप्त के समय में हुआ। लगभग 400 कह सकते हैं कि यह काल जो था 450 के ही आसपास जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। इसको शंकरादित्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शंकरादित्य। किसको, तो कुमारगुप्त को। स्कंदगुप्त सबसे कह सकते हैं कि अंतिम प्रतापी शासकों में था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासकों में से है। उसने जो है देखिए क्या लिखा हुआ है, यह महान गुप्तों की कड़ी में अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है, अंतिम नहीं है क्योंकि अंतिम विष्णुगुप्त है। मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी हुन जो आक्रमणकारी थे उसको इसने परास्त किया, ठीक है, जिसको मलेक्ष कहा गया है कई जगह पे हुनों को, ठीक है, जो कि मध्य एशिया इराक ईरान के तरफ से आते थे, अटैक करते थे, तो उसको पराजित किया और भारत में दाखिल नहीं होने दिया। सबसे बड़ा काम किया कि इसने स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत में दाखिल होने नहीं दिया, और इसने सुदर्शन झील जो कि बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसका पूर्ण उद्धार किया था, जीर्णोद्धार किया था, मतलब उसको ठीक ठाक करवाया। अब आते हैं स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हैं,
467 से 550 ईस्वी। स्कंद गुप्त के बाद गुप्त शासक निर्बल तथा कमजोर हुए, वे हुनों को नहीं रोक पाए, साथ ही कोई महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम भी नहीं चला। फलतः कुछ ही वर्षों के भीतर गुप्तों का वैभव समाप्त हो गया और विष्णुगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्त वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। तो अगर पूछेगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त। कौन था, तो विष्णुगुप्त। इस प्रकार से आपका गुप्त वंश अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास का एक ही बचा हुआ है टॉपिक, वो है हर्षवर्धन का काल, जिसको हम गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर बोलेंगे तो अभी पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर किसी कल पढ़ाएंगे या रात्रि में पढ़ा देते हैं आज, तो आपका इनिशिएंट कंप्लीट ही हो जाएगा। जैसा आप लोग कहिएगा, अगर कहिएगा तो अभी ही पढ़ा देंगे, जैसी आप लोग की इच्छा। ओके, चलिए अभी पढ़ना है, नहीं तो ठीक है अभी पढ़ा देते हैं।